Hey guys, welcome to the another video on strength of material. Today we are dealing on elastic constant, axial stiffness, deformation and self-weight deformation, and stresses. So I have got comment that सर हिंदी में जो बात कीजिए तो let us start a mixing language. So आज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में वीडियो प्रिपेयर करते हैं. So चलो let's start. So what is elastic constant? So elastic constant क्या होता है? So first of all the basic term उसमें कि constant for a given material within proportionality limit. So जो भी constant हम निकालेंगे वो up to क्या कब तक valid होंगे? Up to proportionality limit तक ही valid होंगे. So what is proportionality? I have discussed in last video. Last video में बताया था कि proportion limit क्या रहता है कि उस limit तक हमारा Hooke's law valid रहता है. So based on that assumption Hooke's law validity हमने ये constant derive किए. सो हमारा पहला कांस्टेंट है यंग्स मॉडुलस. उसको हम इलास्टिक मॉडुलस भी बोलते हैं और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं. सो व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? कैपिटल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. मींस स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स टू द स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स अपॉन स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. सो तो हमारा यंग्स मॉडुलस क्या है? सिंपली रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का. लेकिन इन विच डायरेक्शन अप्लाइड फोर्स, जहां पे हम फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में का स्ट्रेस और स्ट्रेन का हमें वो रेशियो चाहिए. सेकंड है रिजिडिटी मॉडुलस. उसको हम शेयर मॉडुलस भी बोलते हैं और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं. वो सिंपली रेशियो रहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का. लेकिन कौन सा वाला? वो रहता है शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो. नेक्स्ट है हमारा बल्क मॉडुलस और उसका हम डायलेशन मॉडुलस भी बोलते हैं. उसका सिंबल है K इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन वी. तो एप्सिलॉन वी क्या रहता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज सिंपली तीनों डायमेंशन की स्ट्रेन का वो एडिशन रहता है. यानी एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड. सो सिंपली K इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. नेक्स्ट टर्म है हमारा पॉइजन्स रेशियो. सो पॉइजन्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. म्यू इज इक्वल टू ई लैटरल एप्सिलॉन लैटरल अपॉन एप्सिलॉन लीनियर. सो सिंपली ये जो रेशियो रहता है स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स. हमें लेट अस कंसीडर एग्जांपल. पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम लेंथ पे फोर्स लगाते हैं तो लेंथ इंक्रीज होती है, लेकिन विड्थ और थिकनेस जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है अगर हमने टेंसाइल फोर्स लगाया हो तो. सो वैसे ही ई लैटरल अपॉन ई लीनियर एप्सिलॉन लैटरल अपॉन एप्सिलॉन लीनियर एंड स्ट्रेन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी डेल्टा बी divided by direction of applied force, that is delta L by delta L. So simply उनका जो रेशियो रहता है वो पॉइजन्स रेशियो रहता है. So let us move next. So what is elastic constant relationship? यानी उन दो तीनों में कोई तो भी रिलेशनशिप होगा ना, तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं. तो पहला रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू. सेकंड वाला है E इज इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू. और थर्ड वाला बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है E इज इक्वल टू 9kg अपॉन G प्लस 3K. ये जो है तीनों का कंबाइन है. सो सम बेसिक टर्म्स लेट मी. तो पहली टर्म है अगर मटेरियल इनकम्प्रेसिबल हुआ, यानी इनकम्प्रेसिबल यानी नो वॉल्यूम चेंज. यानी उस पे अगर हमने फोर्स या कुछ लगाया तो फोर्स और यानी एक्टिविटी उस पे अप्लाई की तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और वो कंप्रेस नहीं होगा. उस टर्म में ये क्या रहेगा? पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल टू 0.5. म्यू इज इक्वल टू 0.5 यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसमें कुछ आएगा नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. तो सेकंड टर्म में अगर E इज इक्वल टू K हो जाता है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस हो जाता है, लेकिन म्यू की वैल्यू हो जाती है 0.333 और उसको 1/3 भी बोल सकते हैं. अगर बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाता है तो म्यू की वैल्यू आती है 1/8. सो ये जो टर्म्स है दोनों जो है ये तीनों टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. सम एग्जाम्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उसको पूछते हैं कि उनका रिलेशनशिप बताओ क्या. इन पे क्वेश्चन होते हैं. सो ये तीन टर्म्स ध्यान में रखना. सो बहुत ही बेसिक है. चलो आगे. सो व्हाट इज बार विद एक्सियल डिफॉर्मेशन? वेरी बेसिक टर्म इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ये बहुत ही बेसिक है. बार विद एक्सियल डिफॉर्मेशन यानी अलोंग एक्सियल डिफॉर्मेशन उसका अलोंग एक्सियल फोर्स उसका डिफॉर्मेशन क्या आता है? जैसे कि पहले वीडियो में बताया था लीनियर स्ट्रेन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड, वो जो रहता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो जाता है L डैश माइनस L अपॉन L. सो ये हो जाता है डेल्टा L बाई L.
सेकंड, स्ट्रेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड यानी अलोंग पी, अलोंग पी, यहाँ पे पी फोर्स का कैसा लगा है, टेंसाइल, यहाँ पे फ्रॉम ये मेंबर जा रहा है ना, तो ये टेंसाइल फोर्स है। तो सिंपली स्ट्रेस अलोंग डायरेक्शन ऑफ लोड क्या आ जाएगा, पी डिवाइडेड बाई एरिया अंडर कंसिडरेशन। सो ये जो एरिया है कंसिडरेशन का, उसको हम ये लेते हैं। सो स्ट्रेस अलोंग द डायरेक्शन सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। और हमें हुक्स लॉ से मालूम है, तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो कैपिटल ई क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो सिंपली सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, और एप्सिलॉन की वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसमें से रिलेशनशिप आता है, ई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। सो इसको हम कोरिलेट करेंगे तो हमें डेल्टा एल मिल जाता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए। ये जो इक्वेशन है बहुत ही बेसिक है, इसमें से आपको कुछ टर्म दिए रहते हैं, यानी आपको डेल्टा एल दिया रहता है, लोड दिया रहता है, लेंथ और एरिया दिया, ये एरिया गिवन रहता है, तो आपको ई निकालना होता है। तो सिंपली 2 या 3 टर्म का रिलेशन दिया होगा और आपको एक टर्म पूछी होगी प्रॉब्लम में, तो ये जो डेरिवेशन और ये जो फार्मूला है वो बेसिक है। अलोंग क्या, एक्सियल डिफॉर्मेशन, यानी लोड, यानी डिफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, अलोंग एक्सियल, यानी जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है। सो होप यू हैव गॉट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते। सो नेक्स्ट टर्म, ये जो एक नेक्स्ट टर्म है वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सियल स्टिफनेस। एक्सियल स्टिफनेस क्या रहता है, एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन। अगर हमें यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन करना है तो हमें कितना एक्सियल फोर्स लगेगा, तो उसको हम के से डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। ओके, और इसको हम एक्सियल रिजिडिटी पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। सो एक्सियल रिजिडिटी क्या रहता है, वो जो रहता है, फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, वो मटेरियल का कुछ तो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो अलोंग दैट एक्सिस और द अलोंग द लोड एक्सिस, वो क्या रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो सिंपली रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, नहीं हमें उसका क्या लेना होगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, नहीं हमें उसका क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेना होगा ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसका एरिया से प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, वो पर यूनिट लेंथ पे प्लॉट करना है ना, अलोंग लेंथ। सो सिंपली वो क्या हो जाता है, एक्सियल स्टिफनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन। सो व्हाट इज सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन, सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन क्या होता है, अगर बार बार पे कोई लोड नहीं है, तो बार सिंपली ऐसे ही छोड़ दिया है, तो उसके खुद के वेट के वजह से उसमें क्या डिफॉर्मेशन आएगा। तो ये सिर्फ कौन से केस में पॉसिबल है, तो बार अगर प्रिज्मेटिक हुआ, तो बार अगर प्रिज्मेटिक हुआ, तो प्रिज्मेटिक यानी उसके along length cross sectional will be same, any dimension will be same, that is called prismatic member. So उसका डेरिवेशन, उसका फार्मूला क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट अस चेक। सो पहले क्या आता है, वेट ऑफ बार एक्टिंग बिलो। सिंपली हमने एलिमेंट कंसीडर किया dy, ओके, एलिमेंट dy, तो उसके बिलो वेट क्या आएगा बार का, ग्यामा इंटू ए इंटू वाई। तो ग्यामा यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे ग्यामा, वेट डेंसिटी ऑफ बार, यानी बार का कुछ, अगर हमने सेल्फ वेट कंसीडर किया तो यहाँ पे डेंसिटी आएगा। तो वेट ऑफ बार क्या हो जाता है, ग्यामा इंटू ए इंटू वाई, ए इंटू वाई क्या हो जाता है, एरिया इंटू, अगर ये हमने वाई लेंथ कंसीडर किया तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, वेट ऑफ बार। ओके, सिंपली हमने निकाल लिया। अभी हम चेंज इन लेंथ निकालते हैं डी वाई एलिमेंट की। अगर ये डी वाई एलिमेंट है, इसका इस पे क्या इफेक्ट होता है सेल्फ वेट की वजह से निकालते हैं, डी वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले वेट इंटू लेंथ क्या कंसिडर किया, एलिमेंट डी वाई। ओके, सो वेट क्या आ जाता है, सिंपली ग्यामा ए वाई डाल देते हैं, यहाँ पे पी एल अपॉन ए फार्मूला है, एल क्या आ जाता है, लेंथ डी वाई, और ए जैसे के तैसा। ओके, सो अगर हमें टोटल डिफॉर्मेशन निकालना होगा, हमने ये डी वाई एलिमेंट लिया है, तो हमें टोटल डिफॉर्मेशन निकालना होगा, तो हमें इसका इंटीग्रेशन लेना होगा, कहाँ से, 0 टू यल की तरफ से, यानी टोटल लेंथ क्या क्या दी है यहाँ पे, मेंबर की यल। ओके, सो हमें टोटल इस चेंज इन लेंथ का जो फार्मूला है, इसका हमें टोटल इंटीग्रेशन लेना होगा। यहाँ पे ए जो है ये और ए कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली क्या आता है, ग्यामा इंटू वाई अपॉन इंटू डी वाई। उसमें से हमने ग्यामा अपॉन ई कांस्टेंट है तो बाहर निकालिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अपर लिमिट का है यल बाय यल, और लोअर लिमिट का है 0। तो सिंपली यल स्क्वायर बाई 0 स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, ग्यामा अपॉन ग्यामा एल स्क्वायर अपॉन 2 ई। सिंपली ये आ जाता है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सेल्फ वेट डिफॉर्मेशन पूछते हैं आपको। अगर इन टर्म्स ऑफ वेट निकालना होगा, तो हमें सिर्फ डेंसिटी को
ये जो टर्म्स है कोरिलेट करनी होगी। ओके, W इज इक्वल टू गैमा ए एल ए, तो W इज इक्वल टू गैमा ए एल ए, तो गैमा इज इक्वल टू क्या, W अपॉन ए। तो यहाँ पे W अपॉन ए वाई हमें पुट करना होगा, तो हम इन टर्म्स ऑफ क्या मिल जाएगा, सॉरी W अपॉन ए इंटू एल हमें पुट करना होगा गैमा के टर्म्स के रिप्लेस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल्फ वेट इन टर्म्स ऑफ, सॉरी डिफॉर्मेशन सेल्फ वेट इन टर्म्स ऑफ वेट मिल जाएगा। तो ये जो दो फार्मूले वो सिंपली बहुत ही आसान है, और उसमें क्वेश्चन थरोली आस्क करते हैं हर एग्जाम में, उसको पूछते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस फार्मूले से जो प्रॉब्लम है हम देखेंगे आगे, सो कैसे चेंज आता है और हम कैसे टर्म्स डिराइव करते हैं, तो हम सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो होप आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। सो थैंक यू गाइस, स्टे होम।